मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज की मीटिंग के सदर शहर अध्यक्ष शान हिंद, हमारे सरपरस्त अतर हुसैन अशरफी साहब और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान और आज की मीटिंग में आए हुए तमाम ही नौजवान। अभी हमारे शफीक भाई पंगा और उनके साथी और दूसरे हिस्से से भी तमाम साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं और एक वादा करता हूं कि आने वाला इलेक्शन अच्छाई और बुराई के बीच में होने वाला है। मैं अभी एमआईएम के जिम्मेदार डॉक्टर खालिद परवेज उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनका भी ये मानना है कि 25 साल में इस शहर में कुछ बदला नहीं, उल्टा बुराई बढ़ गई। 1999 में शहर के जो हालात थे उससे बदतर हालात हो गए। तरक्की का ढिंढोरा पीटने वाले तरक्की तो इस शहर में नहीं किए, मगर समाजी बुराई इतनी फैल गई कि उसे अब संभालना मुश्किल हो गया। ये समाजी बुराई ऐसी है कि हमारा नौजवान आज सियासी तौर पर दूसरे ही तरफ जाने लगा, जबकि 1999 से पहले इस शहर में सियासी कामकाज करने वाले लोगों को वर्कर कहा जाता था, उन्हें खिदमतगार कहा जाता था कि वो आवामी खिदमतगार है। मगर आज नौजवानों को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, बुराई की तरफ सियासी तौर पर ले जा रहे हैं। और ये बात एमआईएम के जिम्मेदार भी मान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और शहर भी देख रहा है कि वो अच्छाई और बुराई में वो क्या फैसला करेंगे। ये अच्छाई और बुराई किसी एक लीडर से नहीं है, ये अच्छाई और बुराई एक मिली जोड़ है जो 1999 से शुरू हुई। इस शहर में शेख रशीद साहब और आज आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल जो आज के मौजूदा एमएलए हैं, ये इनकी मिली जोड़ ने इस शहर में बुराई को उत्तम दर्जे में पहुंचा दिया। अगर ये मानते हैं कि ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है, तो अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में हमारी पार्टी समाजवादी की ज़रूरत नहीं है असेंबली इलेक्शन में कि हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे तो ही इस शहर में जिंदा रहेंगे। मगर आज इस शहर की ज़रूरत है कि शान हिंद को क़यादत मुस्तकबिल में करना चाहिए। और अगर अच्छाई और बुराई में वो फ़र्क समझ रहे हैं तो उनको भी अच्छाई का साथ देना चाहिए, ना कि इस मिली जोड़ बुराई का। जिनकी सियासत जिस मुद्दे से शुरू हुई आज उसी मुद्दे पर ख़त्म होने जा रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2024 का इलेक्शन इस शहर में मुफ्ती इस्माइल की सियासी ताकत खत्म होने का इलेक्शन होगा। यही शहर का माहौल है, यही शहर की ज़मीनी हकीकत है कि सिर्फ उनकी क़यादत नहीं ख़त्म होगी, उनका सियासी वजूद ख़त्म होने की राह पर है। शहर में जो ज़मीनी हकीकत है वो हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। सिर्फ तकब्बुर और घमंड की बात करना शहर को कोई काम नहीं करना। जिस मुद्दे से मैं अभी बोला कि सियासत शुरू हुई संडास से शुरू होकर संडास पर ही ख़त्म होने जा रही है। जो आदमी संडास बनाने की बात शुरू किए वो आज कारपोरेशन के गेट पर जाकर बोलते हैं कि औरतों को आज भी संडास की ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस मुद्दे को लेकर वहाँ पहुँचे कैसे। उन्हें
कुछ तो लिहाज, कुछ तो बात सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मगर शहर को बेवकूफ़ समझने की कोशिश की जा रही है। शहर बेवकूफ़ ना पहले था ना आज है। वक्त के साथ शहर को जब बदलाव लगा, शहर ने बदलाव किया, मगर इस बदलाव में शहर को क्या मिला? सिर्फ रोड और गटर की सियासत, रोड और गटर का कामकाज पर बात। हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए, हम इससे ऊंचा सोच ही नहीं पाए। हम ये सोच ही नहीं पाए कि अगर ये गरीब बस्ती है तो यहाँ स्कूल की ज़रूरत है क्या, यहाँ रोजगार की ज़रूरत है क्या? अगर शहर में तालीमी ग्राफ बढ़ा, लोग MBBS ITI करने के लिए बाहर जाने लगे, तो वो ज़रूरत के लिहाज से यहाँ कॉलेज की ज़रूरत अगर है तो उस पर कभी किसी ने सोचा ही नहीं। नए रोजगार की ज़रूरत इस शहर में है, उसकी तरफ किसी ने सोचा ही नहीं। 25 साल में मैं बोला इस शहर को तरक्की तो नहीं मिली, मगर समाजी बुराई के नाम पर आज हमारा शहर जाना जाता है। वो MLA जिन्हें ये तक नहीं समझता कि असेंबली हाउस में क्या बोलना चाहिए और किस अल्फाज को बोलना चाहिए। शहर की हंसी उड़ाने का काम, ऐसा कोई सवाल नहीं। मैं तो हैरान रहता हूँ कि बोलते हैं कि मुतालबा किए, MLA ने मुतालबा किया, ये भी एक नुमाइंदगी है। अरे मुतालबा तो मेरे ताने मामा भी कर सकते, मुतालबा करने में कौन सी बात है? तुमने वो मुतालबा किया तो काम हुआ क्या, या वो काम होने की तरफ गया क्या? इस पर कभी कोई बात नहीं की जाती। इस शहर में इतने फंड की बात की गई है अखबारात और YouTube चैनल पे, 366 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, इतने करोड़ कि अगर 5 साल का मैं सिर्फ अखबार और YouTube वो भी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे ऐसा नहीं है। जैसे अभी अदर जच्चा बोले स्टेज लगने दो, जब आमना सामना होगा तो अखबार की कटिंग भी आएंगी, चैनलों पे बयान भी आएगा कि इन्होंने आज तक कितने हजार करोड़ का फंड मंजूर किया, तो जमीन खा गई कि आसमान निकल गए। वही स्लैब पर खड़े होकर काम करना, वही गटर की बात करना, वही रोड की बात करना, 4 साल 5 साल पहले का कोई टेंडर है उसका उद्घाटन करना, इलेक्शन आने लगे तो इस तरह का तमाशा बनाना। सिर्फ इस शहर में तमाशा बनाया जा रहा है, शेख आसिफ की तरफ से भी और मुफ्ती इस्माइल की तरफ से भी। हेलीकॉप्टर की बात करने वाले, मैं भी उस दिन रात भर जागा था। कमिश्नर से बात किया, प्रांत ऑफिसर से बात किया रात में 3 बजे। कमिश्नर ने खुद बोला कि यार 27,000 क्यूबिक मीटर पानी अभी यहाँ पर है और 50,000 क्यूबिक मीटर तक भी ये लोग खतरे में नहीं है। प्राण साहब से बात हुई, उनका भी यही बोलना था कि वो लोग खतरे में नहीं है, उजाला निकलने के बाद हम लोग क्या आगे करना है, अगर पानी कम हुआ तो वो कोशिश करेंगे, नहीं कम हुआ तो हेलीकॉप्टर मंगाएंगे। और प्राण ने मुझे खुद ये बात बोला कि हम सुबह कलेक्टर से बात करके मंत्रालय से अप्रूवल ले लेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर हमारे लिए अच्छा ये है कि देवलाली कैंप जो सेंटर है वो बहुत करीब है, तो फ़ौरन हेलीकॉप्टर आ जाएगा। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो मुझसे मुसलसल राब्ते में थे, एक ही फ़ोन से कई लोग बात कर रहे थे। मैं सियासत में नफ़ा हो कि नुकसान हो, अगर आदमी मुसीबत में है तो उसको सही बात बता देना और उससे सच्ची बात करना, ना कि बिला वजह तसल्ली देना कि वो कोई खतरा मोल ले। मैं उनको खुद बोला कि तुम लोग रात में निकलने की कोशिश भी मत करो, ये पानी की पोजीशन है, तुम लोग खतरे में हो नहीं। तो एक लड़का उधर से कौन था मुझे नहीं मालूम, अलग अलग लोग बात कर रहे थे, बार बार ये बोलता था कि भैया कुछ भी कर हेलीकॉप्टर मंगवा दे, कुछ भी कर हेलीकॉप्टर मंगवा दे। तो मैं उसको बोला कि रात में हेलीकॉप्टर आएगा ये दिमाग से निकाल दो, वो मुमकिन चीज़ नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो कोई पैनिक में जाए लोग। मैं
चाहता था जो सिचुएशन है उनको बता दी जाए कमिश्नर और प्राण से बात करने के बाद। और मैं उनको एक ही बात बोला कि तुम ऐसी जगह पर रहो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो और बहुत हड़बड़ाहट में कोई फैसला मत करना। प्रशासन का पूरा ध्यान है, सुबह होने तक उजाला निकलने के बाद उनको सेफ निकाल लिया जाएगा। रात में इसलिए कोशिश नहीं की जा रही है कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, जब सब आप सेफ हो, मगर उसको भी अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की गई। इतनी नंगी सियासत, तुम तमाशा इस शहर में बना दिए। एक रिकॉर्डिंग डाल रहा है मैं हेलीकॉप्टर पैसा दे दूंगा, एक रिकॉर्डिंग डाल रहा मैं बात किया। मैं ये सब चीज़ कभी सियासत में मानता ही नहीं, और मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि किसी से बात की जाए और उसकी रिकॉर्डिंग डाली जाए। ये भी ना कानूनी तौर पे सही है ना समाजी तौर पे सही है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वो आपको यकीन है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो आप मानो, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपकी मर्जी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए कोई सबूत दूँ। लेकिन तमाशा इस शहर में हर बात का बनाया जा रहा है। ऐसा तमाशा मुझे भी बहुत बोला गया कि भैया आ जा, हन्या पे तो देख अभी कपड़वा उतार रहे हैं ना, मतलब कुछ भी करिए, कुछ कपड़ा उपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाटकबाजी तमाशा हो रहा है। और मैं इतने नंगेपन में सियासत में मैं इतने नंगे नहीं हूँ। अपना एक स्टेटस है, अपना एक स्टैंडर्ड है। हम सियासत में इतने नंगे ना कभी हुए हैं ना कभी इतने नंगे हो सकते हैं कि कोई चीज़ कोई मुसीबत में है तो उसका तमाशा बना दिया जाए। ये हमसे कभी नहीं होगा। इसका नफ़ा हो कि नुकसान हो उससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक दबदबा है, हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक स्टेटस है। उससे नीचे उतर के हम कभी सियासत ना करे हैं ना कभी हम सियासत करेंगे। हमको बहुत से लोग बोले रिकॉर्डिंग भैया तुम जो बात करें वो भी डाल दो। मैं बोला वो भी नहीं डालूंगा, कोई कितना भी बोले। कई यूट्यूब चैनल वालों का फ़ोन आया कि यार इस पर तुम भी बोल दो, सफाई दे दो। बोला जब वक्त आएगा बोल दूंगा। अभी जो तमाशा चल रहा है उस तमाशे में मैं शामिल ही होना नहीं चाहता। बोलने का मतलब ये है कि आज मालेगांव शहर में समाजवादी की तरफ लोग देख रहे हैं, और उसकी वजह है कि गली से लेकर अगर मैं आज कहूँ दिल्ली तक, अगर रियासत में अबू आसिम आज़मी साहब हैं जो हर मुसलमानों पर मुसीबत पर सबसे पहले खड़े होते हैं। मालेगांव शहर में तुम्हारी पार्टी सबसे पहले खड़ी होती है। वो कोल्हापुर का वाक़या हो या माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए। कोल्हापुर अगर कोई लीडर गया तो वो वही शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब थे, जो कोल्हापुर में मुस्लिम वाहिद लीडर थे, जो उनसे मिले, उनका मसला समझा और उसको किस तरह से हल किया जाए उसकी कोशिश की। पार्लियामेंट में वक्फ बिल आया, वक्फ बोर्ड का बिल, जबकि अक्सरियत बीजेपी के पास है, उसके बाद भी वो पास नहीं कर पाए, जेपीसी में भेजना पड़ा। आप अगर उस वक्त की वीडियो देखेंगे, सबसे पहले मुखालफत करने वाला आपका लीडर अखिलेश यादव साहब, जिसने वक्फ बोर्ड की मुखालफत की, हाउस में खुलकर मुखालफत की। उस पर अमित शाह को गुस्सा भी आया। बोलने का मतलब यह है कि आज जो पार्टी तुम्हारे पास है, हमने पार्टी बदली तो हमने पार्टी ना अपने मुफाद के लिए बदली, ना ही कोई लालच में बदली। हमने फिरका परस्ती के खिलाफ जिस पार्टी से हमारा दिली लगाव था, जिस पर हम कभी सोच नहीं सकते थे वो पार्टी छोड़ेंगे, वो पार्टी सिर्फ हमने इसलिए बदली कि 2014 के बाद इस मुल्क में फिरका परस्तों के हौसले इतने बुलंद है कि अब फिरका परस्त पार्टी के साथ अगर हमारी पार्टी जा रही है तो हमें एक ऐसी सेकुलर पार्टी चाहिए जो मुल्क में मुसलमानों की तर्जुमानी करे, और हम उसी पार्टी में गए। नहीं तो आप देखेंगे 5 साल में 2 पार्टी बदल लिए शेख साहब के यहाँ के। कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी भी छोड़ दिए, मगर सिर्फ अपने मुफाद के लिए। उनकी फिरका परस्तों से साठ-गांठ हो गई। अब डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो अब इनडायरेक्ट, सीधे नहीं खा रहे हैं तो उल्टी तरफ से खाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिरका परस्तों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आज़ाद लड़ना मतलब यतीम बगैर बाप के। मुझे मुनासिब नहीं लगता ऐसे जुमले इस्तेमाल करना। जो बार बार पार्टी बदलते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, उनको क्या नाम देंगे? ये भी तो शहर देख रहा है कि तुम पार्टियां हर 5 साल में, जब से तुम्हारी सियासत शुरू हुई, सिर्फ पार्टी बदले, ना शहर का कोई फ़ायदा, ना आवाम का कोई फ़ायदा, ना शहर में कोई दबदबा रखे, ना फिरका परस्तों को कभी कोई जवाब दिए। ये भी फिरका परस्तों के साथ ही साठगांठ, एक दादा भूसे के साथ साठगांठ करके रह रहे हैं, एक बीजेपी के साथ साठगांठ करके रहे हैं। हम ही है वाहिद जो फिरका परस्तों में, तो मंत्री कितना भी बड़ा हो, अगर वो हमको कहीं रोड पे भी मिले तो हमने जो शहर की ज़रूरत थी उनके मुंह पे बोला। हम ना कभी जी हुजूरी किए, हम ना कभी ये सोचे कि ये बहुत बड़े मंत्री है तो हमारा कोई नुकसान कर देंगे। हम इस शहर की नुमाइंदगी हमेशा से दबदबे के साथ किए हैं और दबदबे के साथ ही करते रहेंगे। ये दोनों लोग दो पार्टियों से, एक एकनाथ शिंदे के साथ मिला हुआ है, एक बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और इस शहर को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि फिरका परस्तों के साथ मिलकर। तुम देखेंगे कभी ये लोगों ने इस शहर में फिरका परस्ती के खिलाफ कोई भी दोनों में से, मुझे बताओ, गढ़ की यात्रा में इन्होंने कोई बात बोली? ना शेख आसिफ ने बोली, ना मौजूदा आमदार ने बोली। हाँ, तनकीद करेंगे कि वो नहीं बोले, अरे तुम भी कुछ नहीं बोले। MSG कॉलेज का इतना बड़ा वाकया हो गया, उस पर कभी ये कुछ नहीं बोले। इनकी साठगांठ हमेशा फिरका परस्तों से रहती है। ये बजट इसलिए लेते नहीं हैं कि शहर में काम हो, ये बजट सिर्फ इसलिए लेते हैं कि ठेकेदारी कर सके। अगर शहर की ज़रूरत के लिए अगर ये बजट और कोशिश करते तो आज शहर कहीं ना कहीं तरक्की याफ्ता दिखता या हमें महसूस होता। सिर्फ ठेकेदारी, पैसा कमाना, पैसे की लालच, ये सारी चीज़ें हैं। वक्त आने पर आज के जो MLA हैं ये कितनी तोड़ी किए, कितने लेटर दिए और उस पर कितनी तोड़ी किए, कितनी बदउनवानी किए, इसका भी सब रिकॉर्ड है। और ये मालेगांव शहर भी जानता है कि मुस्तकीम डिग्निटी अगर कोई कागज़ निकालता है तो इसको शहर भी मानता है, और वो कागज़ जब निकलता है तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तो मौजूदा आमदार भी ध्यान रखें, अभी जलसा होने वाला है, वक्त है इलेक्शन का, और करीब वक्त आने दो। जिन्होंने मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान नहीं छोड़े, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड के साथ जब अवामी अदालत में हम रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको बताने के लिए कहीं मुंह रहेगा। क्योंकि आज तुम देखेंगे इनके आसपास अब कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, शहर के ऐसे लोग नहीं हैं जो शहर की भलाई चाहते, ऐसे लोग उनके साथ थे। 2007 और 9 की उनकी सियासत शुरू हुई तो शहर के ऐसे ही लोग थे जो शहर की फिक्र में उनके साथ आए थे। आज उनके आजू बाजू सिर्फ ठेकेदार है, ठेकेदार की पार्टी, ठेकेदार के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं। आप ये कान खोल कर सुन लो, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, ठेकेदार। और आजकल तो देख लीजिए कि भगदड़ मची हुई है पार्टी में, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो नया नया लालच दे रहे हैं। तुझे 50 लाख का ठेका दूंगा, तुझे 1 करोड़ का ठेका दूंगा, तुझे 2 करोड़ का ठेका दूंगा, कि कैसे भी लोग रुक जाएं। मगर आप देखेंगे लोग मुसलसल समाजवादी में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है। इस 25 साल की मिली जोड़ जो ना इस शहर की तरक्की के लिए कुछ किए, ना इस शहर की समाजी बुराई ख़त्म करने के लिए कुछ किए, ऐसी मिली जोड़ को शिकस्त देने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और ये शहर बदलाव चाहता है, आप उस बदलाव के लिए तैयार रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म। गुरुवार वार्ड के जिम्मेदारान, हमारे बुजुर्ग हजरात, अतः चर्चा बोल रहे थे कि
एहतशाम भाई ने कहा है कि जवानों के लिए मैं ये महसूस करती हूँ, जब तक बुजुर्गों का साया सर पे नहीं होता, जब तक बुजुर्ग अच्छे मशवरे नहीं देते, तब तक जवान राह रास्त पर नहीं काम कर पाता। अगर कोई फैसला नौजवान करता है तो उसको ये लगता है कि जो फैसला मैं किया हूँ वो सही है, लेकिन जब वो सरपरस्त से पूछता है, किसी बुजुर्ग से पूछता है, तजुर्बेकार से पूछता है, तो वो बताते हैं कि इस तुम्हारे फैसले के साइड इफेक्ट क्या है। तो आप लोग अधर चच्चा और ऐसे जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग हमको राह रास्त पर लाते हो। आप लोगों के मशवरे के बगैर नौजवान, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मुस्तकीम हो, चाहे एहतशाम भाई हो, चाहे यहाँ मौजूद शाहिद भाई हो, मोहम्मद भाई हो, हम सब आपके मशवरे के बगैर अधूरे हैं। इसीलिए आप कभी अपने आप को रिटायर्ड मत समझना, आप लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप यहाँ आए हुए तमाम लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं और आप साथियों, गुरुवार वार्ड में बहुत जल्द दोबारा बोलने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आप लोग अभी देख रहे हो कि शहर में सियासी पार्टी तब्दील करने का सिलसिला चल रहा है और गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। तो मेरी गुरुवार वार्ड वालों से ये दरख्वास्त है कि वो ये बात उनसे पूछे कि आप जाकर बीजेपी और ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठ रहे हो जो मुसलसल मुसलमानों को, अक़लियत को और दबे और कुचले लोगों को कानूनी तौर पर परेशान करने का काम करते हैं। तो हम आपको अपना वोट बैंक जो है आप हमको समझ रहे हो, ये समझना बंद कर दो। हम कहीं भी जाकर ऐसे बीजेपी के गुलामों के साथ नहीं रहेंगे, ये आप लोगों का काम है, उनको बताया जाए। जो लोग गुरुवार वार्ड को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिनके घर के लोग 3 बार कारपोरेशन में मेयर रहे, जिनके घर के लोग 3 बार असेंबली के मेंबर रहे, 1999 के बाद से गुरुवार वार्ड में जब साथी निहाल अहमद साहब की सियासत कमज़ोर हो, तब से गुरुवार वार्ड के लोग जिनको बड़ी तादाद में वोट देते हैं, उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में कहीं भी गुनहगारी होती है, कहीं भी डकैती होती है, कहीं भी नशे का सामान पकड़ा जाता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ गुरुवार वार्ड वालों को होती है। सबसे ज़्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन गुरुवार वार्ड में होते हैं। तो जब आपकी वोटों से चुने हुआ नुमाइंदा असेंबली में भी था, कारपोरेशन में भी था, उसके बावजूद गुरुवार वार्ड के लोगों को कानूनी तौर पे गुनहगार की नज़र से देखा गया। ये तुम्हारे साथ इस्तेसाल हुआ, तुम्हारी वोट का इस्तेसाल हुआ। आज तुम्हारी वोट का इस्तेसाल बीजेपी के हामियों के साथ जोड़ के किया जा रहा है। तो आज ये हमारा सियासी नहीं, समाजी नहीं, मजहबी फर्ज भी है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहे जो खुद का सौदा खुद के फायदे के लिए, खुद के किए गए गुनाह के लिए, सफाई बचाने के लिए अगर कोई अजीत पवार उनके साथ आता है तो ये खुद के फायदे के लिए वहाँ गए हैं, खुद के घर को और खुद को बचाने के लिए गए, तुम्हारे लोगों के लिए नहीं गए। इन्होंने उस वक्त जाकर 12 नवंबर के वक्त जाकर बोलना चाहिए था, जिनके पास वो खुद को बचाने के लिए गए। 12 नवंबर के वक्त भी जाकर उनको बोलना चाहिए था कि हमारे शहर के 60 से ज़्यादा लोग जेल में हैं, बड़ी तादाद में गुरुवार वार्ड के लोग जेल में हैं, उनको बचाने के लिए ये नहीं गए किसी लीडर के पास। लेकिन जब खुद के घर पे आफत आई तो बराबर बीजेपी के पहलू में जाकर बैठ गए। ये है सियासी खुद का फायदा उठाने वाले लोग। दूसरी तरफ जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने अभी जो वोट दिया, जो समीकरण समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि हमारे नुमाइंदे ने ऐसी पार्टी को वोट दिया जो सत्ता में थी और वो राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को और बीजेपी के उम्मीदवार की पार्टी को सपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को इन्होंने वोट दिया। तो ये तुम्हारी कौम मिल्लत के लिए नहीं किया, अपने ज़ाती फायदे, माली फायदे के लिए किया। उनको हक नहीं बनता कि इतनी बड़ी अक्सर जो यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत रहती है, हमारी वोट से चुनने वाला नुमाइंदा हमारी वोट का सौदा बीजेपी के लीडर से करे। आज राज्यसभा में अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। अभी एक वक्फ का बिल आया है जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान
के लिए, उसके ऊपर भी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत नजर रखेगी। एक हद तक वो उनको कब्जा देगी। मिल्कियत जो है जो वक्फ की होती, मस्जिद की जगह हो, कब्रिस्तान की जगह हो, मदरसे की जगह हो, खानका की जगह हो, इस पर जो है इख्तियार होता है वक्फ का। लेकिन इस पर इनकी ये कोशिश है कि हुकूमत का इख्तियार है। यानी अगर हो सकता है आगे ऐसा हो कि किसी ने अपनी जगह मस्जिद के लिए वक्फ की हो, हुकूमत उसका पर्पस बदल दे, उसको मठ के लिए दे दे। तो ये इतना खतरनाक बिल लाने वाली बीजेपी हुकूमत जो हमारे मरने के बाद कब्रिस्तान को भी तोड़ देना चाहती है, ऐसी हुकूमत की मेजॉरिटी बनाने का काम अगर हमारे शहर के किसी नुमाइंदे ने किया हो तो हमारी इस पर मजम्मत होनी चाहिए। अगर मालेगांव शहर में एक दबदबा मालेगांव शहर का था जो साथी निहाल अहमद साहब के वक्त था कि हमारी तरफ नजर उठाने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। अगर हमारे नुमाइंदे जाकर बीजेपी के पहलू में बैठ जाएंगे, अजीत दादा के पहलू में बैठ जाएंगे, तो क्या हमारा दबदबा बचेगा? क्या हमारा मुस्तकबिल होगा अक़लियत का? क्या मुस्तकबिल होगा यहाँ की दरगाहों का, यहाँ की मस्जिद का, यहाँ के मदरसों का और यहाँ के कब्रिस्तान और ईदगाह का? एक ईदगाह की मिसाल आप लोगों के सामने है कि माजी में जब ईदगाह पर वो जॉगिंग ट्रैक बनाने की बात आई, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसको रोक नहीं पाए। उसकी वजह थी कि कहीं ना कहीं हमारी सियासी समाजी दबदबे की कमी थी। अगर हम होश में नहीं आए, जैसा धर चच्चे ने कहा कि पूरी तरह सियासी सोचने वाला आदमी, सियासी सोच का मतलब ये होता है जो मजहबी लोगों के बारे में भी सोचता है, जो सियासी लोगों के बारे में भी सोचता है। और अगर कोई हुकूमत तुम्हारे खिलाफ फैसला करती है, कोई बिल लाती है, तो इतनी अक्ल लीडर को होनी चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान समझ सके। लेकिन यहाँ माजरा ऐसा है कि मेरा फायदा, मुझको क्या मिलता है, यही सोचने का काम यहाँ के मुकामी लीडरान कर रहे हैं। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि जो ये शहर का नाम है मस्जिद और मीनारों का शहर, अगर हम अपनी ओट देने में दलालों को ओट देते रहे तो ये समझ लो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे सब खतरे में होंगे और जिम्मेदार ओट देने वाला होगा। मैं इस मीटिंग से इस बात का ऐलान करती हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हर हाल में समाजवादी पार्टी के टिकट पे निहाली सोच का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ेगा। और मैं न सिर्फ निहाली सोच बल्कि इस जगह के मालेगांव शहर के हर तबके के, औरतों के, मर्दों के, मजहबी लोगों के, जो लोग दबे कुचले मालेगांव शहर में आकर बसे हुए हैं, जिनको बसाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, उनको अपने घर का मालिक बनाया। जो लोग मालेगांव शहर में आज भी परेशान हैं, जो लोग बसे हुए हैं और खरीद कर जगह, लेकिन वो लेआउट बिन शेती की एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। इंशाअल्लाह निहाली नुमाइंदा अगर इस जगह से असेंबली में चुन के जाएगा तो हमारा पहला मकसद ये होगा कि लोगों को अपने घर का मालिक बनाया जाए। और जो मुसीबत कारपोरेशन काम नहीं करती, इसलिए काम नहीं करती कि तुम्हारा लेआउट बिन शेती नहीं। साथी निहाल अहमद गुंठेवार के वास्ते जगह जगह बस्तियों पर जाते थे, लोगों को बोलते थे कि गुंठेवार का कानून पास हो जाए, तुम अपना पट भरो, लेकिन लोगों ने कोताही की। इंशाअल्लाह अगर हमारे पार्टी का नुमाइंदा, हमारी निहाली सोच का उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाता है तो ये जो मसला है लेआउट बिन शेती का, उसको उस मसले को 7/12 के उतारे पे लाने की कोशिश हमारी पार्टी करेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। जो औरतें परेशान हैं रोजगार के लिए, जो मर्द परेशान है रोजगार के लिए, आज का वक्त है स्किल इंडिया वाला। नौकरी की भीख नहीं चाहिए, हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। साथी निहाल अहमद साहब ने जमूर स्कूल में ITI कॉलेज शुरू की, जहाँ पे प्लम्बिंग, वायरमैन, ड्रॉप्समैन और ऐसे हुनरमंदी के काम होते थे कि किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के लोग जाके सऊदी में, दुबई में, जहाँ तक कि यूरोपियन कंट्री में भी रोजगार हासिल किए। तो ये ऐसी सोच का गुरुवार वार्ड के लोगों के लिए और मालेगांव शहर के लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे, ताकि एक जो गुनहगारी की तरफ एक बदनाम कर दिया गया है गुरुवार वार्ड को, वो खत्म
अतर चचा अभी मुझसे ही बोल रहे थे कि शर्ट उतारने की बात आई, तो मुझे एक नौजवान पूछने लगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने जब गणपति के लिए डेकोरेशन की दीवार बनाए थे लोगों ने, तो साथी निहाल अहमद साहब ने उसको लात मार के तोड़ा था और अपने कांधे पर ताजिया को लेकर गए थे। तो वो पूछ रहा था मुझसे कि उस वक्त भी साथी निहाल अहमद साहब ने शर्ट उतारी थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त, उनसे पूछ लो। लेकिन जो आदमी साथी निहाल अहमद साहब ने सरपसंदों को खिलाफ जब दीवार पे लात मारी थी तो अपने कांधे पे ताजिया लेकर गए थे, वो वजह ये थी कि अगर उस वक्त उसको ताजिए को रोक दिया जाता तो समझ लो आज तक वो रास्ता बंद करने का एक रिवाज कायम हो जाता। और साथी निहाल अहमद साहब ने भले ही एक जमात ताजिया को मानती हो, दूसरी जमात नहीं मानती हो, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक वाकया सुना था कि जब ताजिए के जुलूस पे पाबंदी लगी दिल्ली में, तो फला देवबंदी मौलाना ने अपने कांधे पर ताजिया उठाई। लोग उनको बोलने लगे कि तुम तो ताजिया मानते नहीं हो, तो तुम ताजिया कैसे उठा रहे हो अपने कांधे पे? तो उन्होंने कहा मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ ये दूसरी बात है, लेकिन दूसरी समाज दूसरी जात के लिए ये ताजिया मुसलमानों की पहचान है, निशान है। अगर ये नहीं उठेगा तो ये लगेगा कि मेरी कौम बुज़दिल हो गई, इसलिए मैं अपने कांधे पे उठा कर लेकर जिसको जो करना है। साथी निहाल अहमद साहब ने भी अपने कंधे पर लेकर गए, अगर वो शायद नहीं ले जाते तो ये रिवाज टूट जाता उस तरफ से जाने का। अगर मालेगांव शहर में हर वक्त सरपसंदों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाए, साथी निहाल अहमद साहब ने हमेशा उनको जवाब दिया, रोकने की कोशिश की। और मैं मानती हूँ निहाल साहब की सबसे बड़ी ताकत गुरुवार वार्ड थी। यहाँ के जियाले लोग थे, यहाँ तक कि मुझे जो मालूम पड़ा कि जब 1975 में साथी निहाल साहब जेल में थे तो कई गुरुवार वार्ड के लोग उनके साथ इमरजेंसी में जेल में थे। मैं नहीं मानती कि दूसरे इलाके के लिए इतना बड़ी बात होगी जो इतने जियाले लोगों को साहब ने अपने करीब रखा था। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि गुरुवार वार्ड को जो हिस्ट्री शीटर्स, गुनहगार, नशे में लिपटा हुआ सट्टा और जुए के नाम से शहर में कानूनी रिकॉर्ड में मजबूत कर दिया गया है, उसको खत्म करने का काम तुम हमारे साथ मिलकर अपनी रोशन सोच करके, तालीम याफ्ता होकर और अच्छे लोगों का साथ करके, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के साथ रहे अभी कुछ सालों से जिनका खुद का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वो तुमको क्या बचाएंगे जो अपने घर को बचाने के लिए इसके उसके कदमों में पार्टी बदलने के लिए जिनको बार बार मुंबई जाना पड़ रहा। याद रखो जब खुद की नौबत आई तो यहाँ से मुंबई के 10 चक्कर हो गए, लेकिन जब यहाँ का कोई आदमी फंसता है 2-4 गोली मिलने पर भी बड़े बड़े तस्करी के इल्जाम लग जाते, जब लीडर साहब को तौफीक नहीं होती कि अपने लोगों को बचाया जाए, जब सट्टे और जुए के नाम पे बिला वजह लोगों को जेलों में डाल दिया जाता, जब लीडर साहब को तौफीक नहीं होती, जब लोगों के पास हथियार रहते हैं कि नहीं रहते हैं लेकिन हथियार के गुनाह में फंसा दिया जाता, जब भी लीडर साहब को तौफीक नहीं होती लोग महीनों जेल में सड़ते हैं। और जब जेल में लोग जाते हैं ना तो उनके घर में क्या हालात होते हैं ये लोग आप समझ सकते हो कि उनके घर में कोई माली तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं होता कि 4-6 महीने का असासा घर में छोड़ के जाए। मैं 12 नवंबर में जो सबसे ज़्यादा महसूस की कि ऐसे लोग जेल में थे जो माली तौर पर बहुत कमज़ोर थे। मैं कोशिश करती थी कि उनके घर के लोगों से मुलाकात करूं। उसकी वजह ये थी कि सबके छोटे छोटे बच्चे थे, नौजवान लोग जेल में थे। अगर उनकी मदद करने, उनकी बीवियों की मदद करने कोई नहीं आता तो तुम ये बात याद रखो वो गलत रास्ते पे जाते। उसको रोकने के लिए उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी था। मुझे दुख है इस बात का कि मजहबी तंजीमों ने भी ये नहीं सोचा कि उनके घर में मदद पहुँचाओ। वो अकेले हैं, परेशान है, गरीब है, अपना बच्चा भूखा देख के औरत किसी भी राह पे जा सकती है, ये सोचे नहीं लोगों ने। इसकी मुझे हैरत है। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप आने वाले इलेक्शन में तमाम झूठे वादे करने वालों को, आपने किसी को 10 साल किसी को 15 साल देख लिया है, अब वक्त है तब्दीली का, अच्छी तब्दीली का वक्त है। जिस तरह की तारीख रही है हमारे शहर की कि
हमने न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान को तहरीक की राह बताई है, उसको कायम रखते हुए आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के निहाली उम्मीदवार का साथ देकर हमारे ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं हमारे इलाके के ताल्लुक से उसको खत्म करें। और ये मामला सिर्फ मालेगांव का नहीं है, मालेगांव से लेके जो मुस्तकीम ने कहा कि मालेगांव से लेके दिल्ली, बम्बई और बम्बई से लेके दिल्ली तक तुम्हारे लीडर हैं जो मुसलसल तुम लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम जब तक खुद के अंदर तब्दीली लाने का नहीं सोचेंगे, खुद को सुधारने का नहीं सोचेंगे, कोई कौम सुधर नहीं सकती। इसलिए मौका है आप लोगों के पास इलेक्शन में, जिसने आपके साथ जैसा सुलूक किया उनको वैसा जवाब दो और एक खास तौर पे बताओ कि हम परेशान भले ही हो लेकिन हम बीजेपी को वोट देने वाले लीडर या बीजेपी को अपने बचाव के लिए बीजेपी की सपोर्ट करने वाले के साथ हम नहीं देंगे। ये कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।